डिजीज एक्स पिछले कुछ दिनों से बीमारी न्यूज में काफी सुनाई दे रही है। गूगल करने पर इससे जुड़े तमाम दावे भी सामने आ रहे हैं। कहीं लिखा जा रहा है कि डिजीज एक्स एक नई महामारी है, कोई कह रहा है कि कोरोना के मुकाबले डिजीज एक्स ज्यादा तबाही मचाएगी। इन सब दावों को पढ़कर कोविड-19 का वो दौर आंखों के सामने आ जाता है और मन में ये सवाल उठते हैं कि क्या फिर से वही सब दोहराया जाएगा। अगर ये बीमारी इतनी खतरनाक है तो इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या इसका इलाज भी मुमकिन है। सेहत में आज डिजीज एक्स से जुड़े इन्हीं सवालों के जवाब डॉक्टर से जानने की कोशिश करेंगे। कोई भी ऐसा कीटाणु जो कि किसी न किसी फॉर्म में किसी मच्छर के या किसी एनिमल्स के थ्रू फैलने की क्षमता रखता है। हर वायरस की या हर किसी इन्फेक्शियस डिजीजेस जो कि स्प्रेड हो सकता है, उसके लिए 3 फैक्टर चाहिए होते हैं। यानी कि एक तो होस्ट, यानी वो किन में आएगा, वो क्राइटेरिया, उस पर्टिकुलर वायरस का अपना एक क्राइटेरिया कि वो कितना फैल सकता है, और तीसरी चीज एनवायरमेंट, जो उसके आसपास का एनवायरमेंट है, क्या वो उतना बेटर है उस प्रॉब्लम को होने में। तो जहां पे भी ये 3 फैक्टर मिलते हैं, यानी कि सही होस्ट, यानी कि सही इंसान जिसके अंदर वो इन्फेक्शन हो सके, राइट टाइप का वायरस और राइट टाइप की कंडीशन, तो डिजीज एक्स इज एक्चुअली कोई भी ऐसा इन्फेक्शियस एक्स जिसमें ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं। वो चाहे वायरस हो, मोस्टली वायरसेस के साथ ही ऐसा पाया जाता है। सो वो एक्स बेसिकली एक अननोन एंटिटी को नाम दिया गया है एक्स, जिसमें ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होके अगर भारी मात्रा में लंबे समय तक के लिए इन्फेक्शन हो सकता है, तो उस पॉसिबल डिजीज को डिजीज एक्स कहते हैं। ऐसा देखा गया है कि यूजुअली जो डिजीज एक्स जैसे बोलते हैं, वो कोविड में फॉर एग्जांपल जो हमारा डेल्टा स्ट्रेन आया था, वो भी प्रेरित होके ही डिजीज एक्स को आगे जन्म दे सकता है। इबोला वायरस जैसे आया था या जिका जैसे चलता है, वो भी एक तरीके के डिजीज एक्स के ही भाई बंधु हैं। तो कोई भी ऐसा इन्फेक्शन जो वैश्विक महामारी का पोटेंशियल रखता है, वो डिजीज एक्स है। रही बात जानलेवा होने की, हमने सबने देखा कि सेकेंड वेव ऑफ कोविड में वो कितना भारी पड़ा था इन द टर्म्स ऑफ उसके हॉस्पिटलाइजेशन और उनकी मरने के लोगों की जो संख्या थी उसमें। बेसिकली डिजीज एक्स कोई भी डेटा है जो कि आपको ये बताता है कि ये पर्टिकुलर बीमारी से लोग संक्रमित हो सकते हैं, इतना परसेंट फैल सकता है और उनमें कितनी संख्या में लोगों को जानलेवा बीमारी हो सकती है। ये किसी को डराने के लिए नहीं है। मेनली ये WHO टर्म कॉइन की गई है कि आप अलर्ट रहें, अवेयर रहें, अच्छे से उसकी जांच पड़ताल, जिसे हम कहते हैं सर्विलेंस, सर्विलेंस होती रहे और मॉनिटरिंग होती रहे। यूजुअली ये तरीका 90% केसेस में सांस या मुंह या नाक के थ्रू फैलने वाले वायरसेस में ज्यादा पाया जाता है। सेकंड आते हैं आपके इबोला टाइप के कैटेगरी, जो कि आपके सिक्रीशन से, ब्लड से फैल सकते हैं। सो मेजर यही 2 कैटेगरी के वायरसेस ही काफी हद तक डिजीज एक्स में इंक्लूड होते हैं। तो बिकॉज यही दोनों इंक्लूडेड हैं, सो जो अमूमन तौर पे कॉमन सिम्टम्स आते हैं वो होते हैं आपके बुखार, नजला, खांसी, जुकाम, बलगम वाली खांसी से ज्यादा सूखी खांसी, सांस में दिक्कतें होना, और अगर लंबा चले तो ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। दूसरे केस पे आते हैं वायरसेस जो कि किसी भी फॉर्म में ब्लीडिंग कर सकते हैं, जैसे कि इबोला वायरस या लासा वायरस। उन केसेस में अक्सर हमने देखा है कि बुखार आता है, हाथों पर रैशेस या चकत्ते पड़ते हैं, एंड कुछ समय बाद शरीर के कुछ कुछ मेन पार्ट से ब्लीडिंग होने लगती है। इसका इलाज ही सबसे बड़ा इलाज है इसका ना होना, इसका बचाव होना। 90% ऑफ द वायरसेस का अपना कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल नहीं होता, तो प्रिवेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट, यानी कि इसका बचाव, किसी भी डिजीज एक्स का बचाव। डिजीज एक्स का नाम डिजीज एक्स इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि वो अननोन है, वो इसलिए कि वो क्या कर सकता है और कितनी मात्रा में कर सकता है, वो चीज अभी भी अननोन है। तो प्रिवेंशन या उसके बचाव में सबसे इंपॉर्टेंट एफर्ट ये है कि उसके वैश्विकता को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, इसके प्रिवेंशन में सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आपके टाइम टू टाइम जो एयरपोर्ट बेसिस पे स्क्रीनिंग है उसको हम अच्छे से रखें।
हमारी जो साइंटिफिक एजेंसीज हैं जैसे WHO, CDC, इंडिया में जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, तो जब कोई नया स्ट्रेन आता है तो उसकी डिटेल्ड स्ट्रेन की जांच और उसको अपडेटेड रखा जाए कि हाँ, ये पर्टिकुलर स्ट्रेन इस टाइम पे बहुत भारी मात्रा में पाया जा रहा है। ये किसी नॉर्मल जनता को डराने के लिए नहीं, बट आपको उससे अवगत और आपको उसके लिए अलर्ट कराने में है कि इसको कैसे रोका जा सकता है। ये म्यूटेशन या ये वायरस के नए नए स्ट्रेन आते क्यों हैं? क्योंकि हमारी किसी न किसी फॉर्म में जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा इकोसिस्टम है, जिसमें ह्यूमन, पशु पक्षी, वायरसेस, जानवर, हर कोई एक का एक पार्ट फॉलो कर रहा है। जब उसमें किसी तरीके का डिसबैलेंस होता है, ये चीजें जन्म लेती हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है करना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैक्सीन्स। सही टाइम पे अपने आप को वैक्सीन से प्रोटेक्ट करके आप इस डिसीज एक्स को तो नहीं, बट उसकी सिवियरिटी यानी उसके खराब होने के दर को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो सुना आपने, डिजीज एक्स कोई नई बीमारी नहीं है, बल्कि वो बीमारियां जिनके वायरस बड़ी जल्दी म्यूटेट होते हैं और तेजी से फैलने की क्षमता रखते हैं, उन्हें डिजीज एक्स की कैटेगरी में रखा जाता है। और ऐसी बीमारियों से बचाव करना ही जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर वायरस से फैलने वाली बीमारियों की वैक्सीन मौजूद नहीं है, यानी अगर इनकी चपेट में आए तो स्थिति गंभीर हो सकती है। इसलिए अपना ख्याल रखिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए गर्दन में चमक वाला दर्द क्यों उठता है। कई लोगों की ये शिकायत रहती है कि जब भी वो गर्दन नीचे करते हैं तो उनके गर्दन में एक चमक वाले दर्द का झटका सा लगता है। ये चमक वाला दर्द गर्दन से शुरू होकर हाथ पैरों तक जाता है। इस समस्या को हर्मिट्स साइन कहते हैं। हर्मिट्स साइन की समस्या क्यों होती है, इसके बारे में डॉक्टर कुणाल बेहरानी ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर बात की है। डॉक्टर कुणाल के मुताबिक गर्दन में चमक वाले दर्द की लहर उठने का कारण है स्पाइनल कॉर्ड में सूजन। इस सूजन का कारण ट्यूमर, बाहर से पड़ा दबाव या इन्फेक्शन भी हो सकता है। यह समस्या मल्टीपल स्क्लेरोसिस का एक लक्षण भी हो सकती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में इम्यून सिस्टम बॉडी के नर्वस सिस्टम पर हमला कर देता है। इसलिए जब भी गर्दन में चमक वाले दर्द की लहर उठे, तुरंत किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। समझे? अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट, खुराक की तरफ, यानी एक झकासी हेल्थ टिप। जानिए किन लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। वजन घटाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। खाना कम खाते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, और कुछ लोग तो सुबह का नाश्ता भी नहीं करते। ऐसा करने की वजह है कैलोरीज की मात्रा को घटाना, ताकि वेट लॉस हो सके। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग और नाश्ता छोड़ने का पेट पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ऐसा करने से पेट के कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। ये दावा है डॉक्टर शैलेश श्रीखंडे का। डॉक्टर शैलेश मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डिप्टी डायरेक्टर हैं और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने पिछले 5 सालों तक करीब 63,000 मरीजों पर एक स्टडी की है। इस स्टडी के मुताबिक जो लोग नाश्ता नहीं करते, उनमें खाने की नली और बड़ी आंत में कैंसर होने का खतरा बढ़कर 2 गुना हो जाता है। इसके अलावा बाइल डक्ट यानी पित्त की नली के कैंसर का खतरा भी 5 गुना बढ़ जाता है। दरअसल पेट और आंत और खाना पचाने वाले दूसरे अंग जूस बनाते रहते हैं। इन्हें डाइजेस्टिव जूसेस कहते हैं। जैसे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, खाना खाएं या ना खाएं, ये एसिड बनता ही रहेगा। लंबे समय तक जब आप खाना नहीं खाते हैं तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। इससे पेट को अंदर से नुकसान पहुंचता है। इसलिए नाश्ता करना बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर शैलेश के मुताबिक इंटरमिटेंट फास्टिंग करना भी सबके लिए ठीक नहीं है। दरअसल इंटरमिटेंट फास्टिंग डायबिटीज के मरीजों को ब्लड शुगर को कम करने में मदद करती है। वहीं वेट लॉस इसका एक अलग रिजल्ट है, एक अलग नतीजा है। लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है, उन्हें इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। और बढ़ते वजन को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका है हेल्दी खाना खाएं और एक्सरसाइज करें। सेहत में आज इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं या आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही इस ईमेल आईडी पर अपना सवाल भेज दीजिए। मेरा नाम है आयुष। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।